स्टूडेंट्स आज कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 2.5 हम करेंगे। 2.5 में क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली इफेक्ट्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या करती है हाइट के साथ, हाइट का क्या इफेक्ट होता है, और रेंज, ये रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है ये रेंज है, ये मैक्सिमम वर्टिकल पोजीशन जो है ये इसकी हाइट है। तो हाइट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स अपोजिट टू द वेलोसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, कोई बुलेट है या कोई वो बॉल है, कोई भी चीज़ जो कि पैराबोलिक पाथ कवर कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी के अपोजिट जो डायरेक्शन है उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। ऑन दी अपवर्ड पाथ इट एड्स टू ग्रेविटी, यानी जब एक पैरा प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी उसके अंदर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस ऐड करेगी। अब एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक तरह से ग्रेविटी के साथ मिल जाएगी जब, तो ग्रेविटी चूंकि डाउनवर्ड होती है, एयर रेजिस्टेंस भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा, स्लोइंग द प्रोजेक्टाइल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, जो प्रोजेक्टाइल है उसका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। उसके नतीजे में क्या होगा, एज अ रिजल्ट इट रीचेज अ लोअर पीक हाइट देन इन द ड्रैग फ्री एयर। देखें, ये है लोअर पीक हाइट। ठीक है, लोअर पीक हाइट में जो है वो इसकी हाइट जो है वो रिड्यूस हो गई है, जबकि जो ऊपर वाला पाथ है ये आइडियल पाथ है। आइडियल पाथ में हम जो शो कर रहे हैं हाइट, एक्चुअली वो ये हाइट नहीं होती बल्कि रिड्यूस्ड हाइट हमारे सामने आएगी। सिमिलरली रेंज पे क्या असर होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर क्या असर होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड, यानी एयर रेजिस्टेंस continuously reduces the horizontal velocity component. The projectile spends less time in the air and travels a shorter horizontal distance. यानी अब चूंकि जो रेंज उसने कवर करनी थी आइडियली, यहाँ इस पॉइंट पे आके वो रेंज रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है अ पर्सन falling on heap of sand does not hurt more as compared to a person falling on a concrete floor. Why? हीप ऑफ सैंड के ऊपर कोई पर्सन अगर गिरता है तो वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होता एज कंपेयर टू अ पर्सन हु इज़ फॉलिंग ऑन कंक्रीट फ्लोर। किसी सख्त फर्श के ऊपर, सख्त सरफेस के ऊपर जो इंसान गिरता है तो उसको ज़्यादा चोट लगती है। इसकी वजह क्या है, वो मोमेंटरी फोर्स होती है, वो कितने टाइम के लिए किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है, वो डिपेंड करता है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। यानी जब आप फॉल कर रहे हैं नीचे की तरफ तो आपका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सो अ पर्सन इज़ हर्ट लेस ऑन सैंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्टॉपिंग टाइम, यानी जो कांटेक्ट टाइम है बिटवीन सैंड एंड पर्सन वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर कांटेक्ट टाइम ज़्यादा है तो यहाँ पे देखें फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। सो इफ टाइम इज इंक्रीज्ड then force will be decreased. ठीक है, a person is hurt less on sand because of increased stopping time. When someone fall, his momentum must reduce to zero. Change in momentum जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा होता है। तो जो स्टॉपिंग टाइम है या कॉन्टैक्ट टाइम है बिटवीन सैंड मॉलिक्यूल्स एंड पर्सन, वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ सैंड, जबकि कंक्रीट की केस में, कंक्रीट फ्लोर के केस में ये जो स्टॉपिंग टाइम है या कॉन्टैक्ट टाइम है ये बहुत कम है। तो उसके नतीजे में लार्ज फोर्स जो है वो एक्ट करती है और वो इंजरी कॉज करती है। On concrete, the stopping time is very small, so the force is very large, which causes injury. On sand, the surface yields and compresses, यानी कि जो sand के जो molecules हैं वो compress हो जाते हैं, ठीक है, increasing the stopping time. The force becomes smaller, which causes less injury. In short हम कह सकते हैं कि sand increases the time of impact which reduces the force experienced by the body. देखिए, टाइम ऑफ इम्पैक्ट या कॉन्टैक्ट टाइम और फोर्स दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल रिलेशन आप ये याद रखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स।